आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हम सब के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। जी हाँ, ये हैं हमारे मूल अधिकार। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये हैं क्या और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों बन जाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आखिर सरकार को बेहिसाब ताकतवर होने से और लोगों की आज़ादी पर रोक लगाने से क्या चीज़ रोकती है? मतलब वो क्या है जो सरकार की ताकत और एक आम इंसान के बीच बैलेंस बनाकर रखती है? जानते हैं, इसका जवाब हमारे संविधान के पार्ट 3 में है, मूल अधिकार। ये कुछ ऐसी गारंटेड आज़ादियां हैं जो सरकार के किसी भी मनमाने कदम के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करती हैं। इसीलिए तो इन्हें भारत का मॉडर्न मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये पक्का करते हैं कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो आइए अब फटाफट से हमारे लोकतंत्र की नींव के इन 6 पिलर्स यानी स्तंभों को देखते हैं। ये ही वो अधिकार हैं जो मिलकर हमें वो आज़ादी और सुरक्षा देते हैं जिसकी एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के सामने सब एक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। सरकार किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। सही मायनों में यही वो अधिकार है जो हमारे समाज में बराबरी की नींव रखता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारी पर्सनल फ्रीडम की गारंटी है। इसमें बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से जमा होने की आज़ादी और हाँ, देश में कहीं भी आने जाने और रहने की आज़ादी जैसी 6 बहुत ज़रूरी फ्रीडम शामिल हैं। इनके बिना ना तो कोई इंसान पूरी तरह से विकसित हो सकता है और ना ही कोई लोकतंत्र हेल्दी रह सकता है। तीसरा पिलर है शोषण के खिलाफ अधिकार। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ज़बरदस्ती काम करवाने और बच्चों से मजदूरी करवाना जैसी गैर इंसानी चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगाता है। यह पक्का करता है कि हर इंसान की गरिमा बनी रहे। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हर किसी को अपनी मर्जी और विश्वास से कोई भी धर्म मानने, उसे फॉलो करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। ये हमारे देश के सेक्युलर ताने बाने का एक बहुत मजबूत धागा है जो भारत की डाइवर्सिटी की इज्जत करता है। पांचवां अधिकार है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। ये खास तौर पर माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और कल्चर को बचाने का हक देता है। और तो और उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का भी अधिकार देता है। इससे भारत की जो अनोखी सांस्कृतिक विरासत है वो बची रहती है। और अब आता है छठा और शायद सबसे जरूरी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे एक तरह की मास्टर की समझिए। अगर किसी के भी मूल अधिकार का हनन होता है तो यही वो अधिकार है जो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। इसी चाबी से बाकी सारे अधिकारों के ताले सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक मिनट, ये अधिकार हमें ऐसे ही नहीं मिल गए। इनके पीछे आज़ादी के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई है। चलिए जरा देखते हैं कि इन अधिकारों का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है। इस सफर की प्रेरणा दुनिया भर में 1215 के मैग्ना कार्टा से मिली। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था जिसने पहली बार ये बात कही कि राजा समेत हर कोई कानून के दायरे में है। यहीं से ये आइडिया निकला कि एक ताकतवर शासक के खिलाफ भी लोगों के पास कुछ गारंटीड अधिकार होने चाहिए। भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने की। फिर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, जो पहला ऐसा भारतीय दस्तावेज था जिसमें बाकायदा एक बिल ऑफ राइट्स की बात की गई। 1946 में संविधान सभा में इस पर जबरदस्त बहस हुई और आखिरकार 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इन अधिकारों को पार्ट 3 में जगह मिली। पर सवाल ये है कि इन्हें हम साधारण अधिकार क्यों नहीं कहते? इन्हें मूल या फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? आखिर इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतनी ज्यादा पावर देता है? आइए इसे समझते हैं। इन्हें मूल कहने के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, इनकी गारंटी कोई आम कानून नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान देता है। दूसरी, ये किसी भी इंसान के हर तरह के विकास के लिए, चाहे वो मटीरियल हो, बौद्धिक हो या आध्यात्मिक, बहुत जरूरी हैं। और तीसरी, ये सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं जिससे किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। और जो चीज़ इन अधिकारों को असली ताकत देती है वो है इनका जस्टिशिएबल होना। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक इन्हें लागू करवाने के लिए सीधे कोर्ट जा सकता है। यही वो पावर है
जिसके दम पर लोग पर्यावरण से लेकर प्राइवेसी तक के मुद्दों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इसी पावर की अहमियत बताते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर उनसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे ज़रूरी आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल 32 का नाम लेंगे। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। और ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। इसके बिना बाकी सब बेमानी है। अच्छा, इसे और साफ साफ समझने के लिए इस फर्क को देखते हैं। एक तरफ हैं मूल अधिकार और दूसरी तरफ साधारण कानूनी अधिकार। देखिए, मूल अधिकारों की गारंटी खुद हमारा संविधान देता है, जबकि साधारण अधिकार तो संसद के बनाए कानून होते हैं। मूल अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, वहीं साधारण अधिकारों के लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। और सबसे बड़ी बात, मूल अधिकारों को बदलना बेहद मुश्किल है। इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़ता है, जबकि साधारण कानूनों को संसद जब चाहे बदल सकती है। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये अधिकार कोई पुरानी किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। ये एक जिंदा लोकतंत्र की धड़कन है, और इन संवैधानिक वादों की अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है कि मूल अधिकार सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये एक ऐसे लोकतंत्र का वादा है जो हर एक नागरिक की आज़ादी, गरिमा और बराबरी को सबसे ऊपर रखता है। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। जी हाँ, ये अधिकार एक जिंदा लोकतंत्र की पहचान है। पर हर पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हमेशा खड़ा रहता है। हम ये कैसे पक्का करें कि ये अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें? इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।